हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। आई एम योर होस्ट फरहान अहमद और आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस कप के बारे में। चैंपियंस कप की वैसे हम बात करते ही आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आज एक मुख्तलिफ अंदाज में बात करेंगे। आज हम चैंपियंस कप का तनकीदी जायज़ा लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये इवेंट वाकई ही उन मयार पे पूरा उतरा है जो कि हमें पीसीबी ने बताया था, या फिर ये एक सिर्फ खाना पूरी की गई थी, या इसका मतलब ओवरऑल इंतज़ाम व इंसराम कैसा था। आज हम उस पर बात करेंगे। तो चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको कोई ख़ास टॉपिक देखना है कवर होते हुए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। हम एक पूरी लाइन वाइज चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लीग फॉर्मेट वाले झूठ की। जी हाँ, जब मोहसिन नकवी और वकार यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया था कि जनाब चैंपियंस कप होने वाला है, उस वक्त हमें ये बताया गया था कि जनाब ये जो चैंपियंस कप है ये लीग फॉर्मेट पे होगा। क्या मतलब होता है लीग फॉर्मेट का? मतलब ये होता है कि हर टीम दूसरी के साथ 2 मैचेस खेलेगी मिनिमम, ये हमें बताया गया था। बट जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो क्योंकि 12 से लेकर 29 तक का तो टूर्नामेंट था, तो ऑब्वियसली ये चीज़ हो नहीं थी सकती कि 50 ओवर मैचेस हों और एक दिन में 2-2 हों। तो लिहाजा क्या हुआ, 5 टीमें थी और पांचों टीमों ने एक दूसरे के साथ एक एक बार ही खेला इन द ग्रुप स्टेज। तो पहली तो चीज ये आ गई कि भाई जो बोला वो किया नहीं, और क्यों नहीं किया जब बोल दिया था। तो ये मैं कहता हूँ कि क्लासिक पीसीबी है, इनकॉम्पिटेंस एट इट्स बेस्ट। यही करते हैं, नाअहली होती है इनकी, बातें बहुत सारी कर लेते हैं लेकिन फिर जब डिलीवर करने की बारी आती है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, अब ये तो तुमने जवाब देना था। आई एम सरप्राइज कि ये बात उनको किसी ने पूछी भी नहीं, किसी मीडिया वाले बंदे ने, कि भैया आपने तो कहा था लीग फॉर्मेट होगा। लीग फॉर्मेट तो है ही नहीं, तो ये जो प्रॉमिस करते हैं उस पे आप कायम क्यों नहीं रहते? जो वादा करते हैं उसको वफा क्यों नहीं करते? इसी से मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ और वो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का। देखिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की भी बात की गई थी कि जो पांचों टीम्स हैं इनके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग के लिए इनके प्लेयर्स को वहाँ पे डील किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। और उसमें बात की गई थी कि अब पेशावर में भी बनेगा, इस्लामाबाद में भी बनेगा, लाहौर में भी बनेगा, इसी तरह डिफरेंट शहरों के नाम लिए गए थे। लेकिन क्या हुआ, कोई भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर रेडी नहीं है, कहीं पे प्लेयर्स ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गए। सिर्फ एक ही जगह जनाब फैसलाबाद, वहीं करनी है कर लो, नहीं करनी ना करो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार इस पे अपडेट क्या है। क्या आपने इसको फ्यूचर के लिए रखा था? क्या आपने इसको अभी के लिए रखा था? आपने अनाउंस कर दिया था कि भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होंगे, वहां पे जो पांचों मेंटोर्स हैं वो अपनी टीम के प्लेयर्स के साथ काम करेंगे, उन पर वर्क करेंगे। तो आपने लेकिन ये क्लियर नहीं था किया कि भाई ये मुस्तकबिल की चीज़ है या फिर ये हाल की चीज़ है। यहाँ तो क्लियर कर देते, और अगर ये हाल की थी तो फिर तो वेल डन, आपने एक और वादा तोड़ दिया। अगर हाल की नहीं है, मुस्तकबिल की है, तो प्लीज़ हमें दिखाई दो कि उस पर कोई काम हो रहा है। अब हाई परफॉर्मेंस की बात में मैंने जिक्र किया है मेंटोर्स का, तो मेंटोर्स पर ही मैं अगली बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि भाई मेंटोर्स की सैलरीज, 5 मेंटोर्स हैं आपके, हर मेंटोर को 50 लाख रुपया पर मंथ दिया जा रहा है और हर बंदे का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पांचों को ऐड कर लेते हो और 3 साल पे एक आइडिया निकालते हो तो आपको पता लगता है कि 90 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये जो 5 हमारे मेंटोर्स हैं, भाई ये मतलब दिस इज क्रिमिनल टू से द लीस्ट। आप ये जो 90 करोड़ इन पे लगा रहे हो, आपने इनसे कोई श्योरिटी ली है, कोई रिटर्न गारंटी है कि भाई आपको 3 साल के बाद प्लेयर्स तैयार करके देंगे? और कम से कम एक मेंटोर आपको 3 से 5 प्लेयर्स जो है ना वो तैयार करके देगा, क्योंकि अगर ये श्योरिटी नहीं मिली आपको तो फिर तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह ही हाफिज है भाई। मतलब कि हमारे जो चेयरमैन साहब है, मेरा ख्याल है उनको ये लगता है कि वाकई पैसे दरख्तों पे लगते हैं। आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये जो 90 करोड़ आप इन 5 लोगों पे लगा रहे हो 3 साल के लिए, टेल मी ऑनेस्टली, इस 90 करोड़ से आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे अपनी क्रिकेट के लिए? आप स्टेडियम की फैसिलिटीज को अपडेट कर सकते थे, आप ड्रेनेज के सिस्टम बेहतर कर सकते थे, यू कैन डू गुड थिंग्स विद द टेक्नोलॉजी जो डीआरएस में यूज होती है, जिस पे हम बाय द वे आगे बात करेंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है, आप 90 करोड़ लगाने के लिए तैयार हो 5 बंदों पे जिन्होंने सीमिंगली आपको कोई गारंटी नहीं दी कि वो आपको प्लेयर्स तैयार करके देंगे, लेकिन आप 90 करोड़ या इस तरह की कोई भी रकम आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे नहीं लगा रहे, आप स्कूल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स नहीं ऑर्गेनाइज करा रहे, आप जो है ना बच्चों को क्रिकेट की तरफ नहीं लेके आ रहे, या डोमेस्टिक की जो कह लो कि अट्रैक्शन है उसको नहीं पैदा कर रहे, उसके लिए मीडिया स्पॉन्सर्स नहीं ला रहे। तो लेकिन आपने कहा जी 5 बंदों पे हम पैसे लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि जनाब 5 लेजेंड्स हैं हमारे। अब आई डोंट नो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, अगर आपने ये काम किया है देन आई होप एंड आई प्रे कि आपने इन 5 लोगों से कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करवाया कि भाई 3 साल के एंड पे आप हमें प्लेयर्स जरूर दोगे, 3 या 5। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है पॉसिबली, कि भाई इतने पैसे क्यों खर्च किए गए जब आपके पास प्लेयर्स भी नहीं थे आने, कोई गारंटी भी नहीं थी। आगे चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे, और अगला वाला पॉइंट मेरा बेसिकली इसी चीज पे आ जाता है, पैसों पे ही, कि भाई ये जो चैंपियंस कप आपने करवाया जिसमें आपके नेशनल स्टार्स खेल रहे थे, भाई इसमें टेक्नोलॉजी का कितना फुकदान था यार। देयर वाज नो स्पीडोमीटर, देयर वाज नो डीआरएस अवेलेबल,
मतलब हम 1980 की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ हम नारा लगा रहे हैं जनाब कि वी आर डिस्कवरिंग चैंपियंस और हम एक बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे और इस टूर्नामेंट को हम ना जनाब मीडिया में भी कवर करेंगे और सब कुछ एवरीथिंग फाइन। बट भाई आपके पास स्पीडोमीटर तक नहीं है, आपके पास रिव्यूज अवेलेबल नहीं है। ये किस टाइप की क्रिकेट हो रही है भाई? इतने पैसे आप मेंटोर्स पे लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप ये चीजें नहीं कर सकते। मतलब किसी ने कहा था कि जी ये टेक्नोलॉजीज जो है ना वो बहुत महंगी आती है। भाई हु केयर्स महंगी आती है? इट इज द पीसीबीज जॉब to make sure that these technologies are available for the damn tournament। एक तरफ आप इसको मार्केट कर रहे हो कि जी बड़ा तीर मारा है हमने ये टूर्नामेंट करा के, तो दूसरी तरफ आप कर रहे हो कि जी इसमें तो स्पीडोमीटर नहीं है, स्पीड कैसे डिटेक्ट होगी? अंदाजा लगा लो यार, हद होती है भाई। पीसीबी की नाहली की एक और जो मिसाल सामने आई इस टूर्नामेंट में वो ये है कि जनाब टूर्नामेंट के शुरू में पहले मैच में बताया गया कि जनाब पॉइंट सिस्टम क्या होगा, किस तरह से टीम्स को पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें थी, मतलब कि अगर आप 375 से ऊपर रन करोगे तो इतने पॉइंट हैं, 375 से नीचे करोगे तो इतने पॉइंट्स हैं। मतलब ये बहुत सारी चीजें थी, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। जब ये चीज हुई पहले मैच के बाद, मतलब सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया कि जनाब ये अगर आपने की है चीजें तो आपको चाहिए था एक और रूल रखते कि जनाब बॉल्स टू स्पेयर पे जो है ना ज्यादा मतलब पॉइंट्स मिलेंगे। बॉल्स टू स्पेयर का क्या मतलब है कि किसने मैच जितनी जल्दी खत्म किया है ना उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देखो तो यानी कि आपका रन रेट बेहतर हो, उस चीज को लाया जाए प्लेयर्स में। तो इसके बाद उन्हें होश आई पीसीबी को कि जी वाकई ये तो सजेशन अच्छा है, हमें ऐसा करना चाहिए था। अगलों ने 2-3 मैच के बाद रूल ही बदल दिया। इमेजिन द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस कि यार ऑन गोइंग टूर्नामेंट में आपने रूल बदल दिया भाई। अब मतलब जो आगे के मैच हो रहे हैं आपके रूल बदलने के बाद वो तो टीम्स उससे बेनिफिट हो सकती हैं, जो पहले के हुए हैं उनका क्या कसूर था? ये कहीं पे नहीं होता कि जी आप असूल बनाएं, टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आप कहेंगे नहीं लॉ चेंज हो गया। ऐसे नहीं होता भाई, ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेगा। अच्छा सारा कुछ हो गया जनाब, टूर्नामेंट शुरू करा दिया है। एक चीज इन्होंने की थी प्लेयर्स की सिलेक्शन में, इन्होंने पहले कहा था जनाब कि 35 ईयर्स से ऊपर का कोई भी प्लेयर जो है ना वो सिलेक्ट नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूचर की तरफ देखना है। अगर कोई 35 से ऊपर वाला सिलेक्ट होता है वो परफॉर्मेंसेस भी देता है तो हमें उसका फायदा नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, अपना जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना उसको डेवलप कर रहे हैं और उसमें ज्यादा हमें यंगस्टर्स चाहिए। फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात थी, बड़ी अच्छा ख्याल था। देन comes a very sick twist in my opinion, which was कि सरफराज अहमद जो कि डॉल्फिन्स के मेंटोर थे वो डॉल्फिन्स के स्क्वाड का भी हिस्सा थे एंड ही वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। नॉट ओनली ही वाज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, ही इवन प्लेड वन गेम। एक बात बताओ, सरफराज अहमद 37 साल का बंदा, पहली बात तो ये उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली हुई। जब उसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब भी उसने ये कहा था कि नहीं अभी मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा। आपने एक एक्टिव क्रिकेटर को उठा के मेंटोर बना दिया। लोगों ने कहा चलो यार कोई मसला नहीं, बट अच्छा उसका माइंड है, वो बच्चों को जो है ना वो ग्रूम करेगा। आपने ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया कि भाई 37 साल का बंदा है, वो स्क्वाड में भी है और नॉट ओनली ही इज इन द स्क्वाड, ही इवन प्लेड अ गेम। एक तरफ आप कह रहे हो जी 35 से ऊपर वाला हम सिलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमने फ्यूचर की तरफ देखना है, और एक तरफ आप सरफराज अहमद को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि भैया आप आओ और आप भी आके खेल लो। ये खुला तजाद नहीं है, ये इम्तियाजी सलूक नहीं है बाकी जो 35 अबव प्लेयर्स थे उनके साथ। मतलब आपकी क्या सोच चल रही थी कि भाई हम सिर्फ सरफराज अहमद को जो है ना फेवर कर सकते हैं लेकिन हम किसी और को फेवर नहीं कर सकते? और सरफराज अहमद की ही बात कर लेते हैं आगे भी। भाई एक मैच हुआ था जिसमें कि सरफराज भाई आए थे ऑन फील्ड और उन्होंने माइक लगाया हुआ था, बेसिकली हडल हुई थी, ड्रिंक्स ब्रेक हुई थी और डॉल्फिन्स के कैप्टन, डॉल्फिन्स के टीम मेंबर जो थे वो सरफराज भाई के साथ खड़े थे। सरफराज ने उन्हें टिप्स वगैरह दी, उन्हें बताया कि जी विकेटें गिरने वाली हैं, ये वो, हिम्मत पकड़ो, हौसला रखो। अब ये चीज मतलब बड़ी ऑकवर्ड सी थी। क्या सोचा आपने ये करने के लिए? क्योंकि वो अपनी टीम डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स ड्रिंक्स ब्रेक। अब उन्होंने स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है। एक तो ये कि आप ये सुना रहे हो लाइव टीवी पे कि जी ये बातें हो रही हैं, दूसरी बात ये कि यार आपस की बात है, अगर सरफराज भाई को गाली शाली दे देते या कोई और प्लेयर कोई उल्टी बात कर देता और वो लाइव चल रही थी सारी चीज, क्या इज्जत रह जानी थी आपकी? अगर आपको याद हो एक दफा पहले उनके मुंह से एक बात निकली थी जो कि फिर लेने के देने पड़ गए थे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ये क्या लॉजिक थे, और मेरा ख्याल है इसी के चलते हुए उन्होंने बस ये एक मैच में तजर्बा किया था, उसके बाद ये तजर्बा नहीं था किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी मुझे इनकी बात करनी है पीसीबी की नाहलियों में से एक और नाहली, और वो ये पिच कैसी थी भाई पूरे टूर्नामेंट में? रन चेस कितने की हुए हैं आप खुद बताओ यार। ये बहुत ही एक ना बड़ा संगीन इशू था कि आपने पिच ऐसी बना दी जो लोगों को पता था कि जी टॉस जीतो मैच जीतो, पहले बैटिंग कर लो और आप जीत गए। मैं मानता हूँ इसमें और एलिमेंट्स भी आते हैं, मतलब आपके जो प्लेयर्स थे मे बी उनकी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं थी
उनकी जो है ना वो गेम अवेयरनेस उतनी अच्छी नहीं थी, जो चेज़ नहीं हो सके, काफ़ी सारे क्लोज गए और नहीं हो सके। लेकिन यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर द फैक्ट कि पिच का भी थोड़ा बहुत अमल दखल था उसमें। शुरू के मैचेस में तो वाकई वन साइडेड चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता एज अ टूर्नामेंट प्रोग्रेस्ड ये लगा कि नहीं जी चेज़ हो जाएगा, होने वाला है, ये चीजें लगी। पूरा ब्लेम पीसीबी पे नहीं जाता, पिच पे नहीं जाता, लेकिन सम पार्ट ऑफ इट डज गो टू द पीसीबी। दे हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ओवर देयर कि हाँ जी पिच उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे पता है ये जितनी मैंने इस वीडियो में बातें की हैं कि जी ये पीसीबी की नाअहलियां थी, किसी एक को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा और यही हमें बताया जाएगा बाद में कि जी सब अच्छा था, बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ है और जी बहुत मतलब इनकलाबी टूर्नामेंट हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट के सारे मसाइल हल हो गए, क्योंकि यही तो इनका हाल है। ये कहते हैं जी सब अच्छा चल रहा है। तो यार ये था मेरा एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द चैंपियंस कप। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को चैंपियंस कप की ये जो मैंने बात की है इंतजाम इंसराम की, आपको ये कैसी लगी है कि यार जितने वादे किए गए थे वो वफा ना किए गए। कब तक पीसीबी की ये चीजें चलती रहेंगी कि ये बात कर लेते हैं और ये फिर प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करा पाते। एक तरफ हम ब्लेम करते हैं जी हमारे खिलाड़ी बात कर लेते हैं लेकिन फिर वो ऑन फील्ड जाके परफॉर्मेंस नहीं देते। भाई पीसीबी का भी यही हाल है। इनको जो एग्जेक्टिव बैठे हुए ना ये भी मीडिया पे आके बड़ी ऊंची ऊंची लगा देते हैं और फिर जब बात आती है डिलीवर करने की तो इनके हाथ खड़े हो जाते हैं कि जनाब नहीं मैं तो नहीं कर सकता। तो यार दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे सोशल मीडिया हैंडल सामने आ रहे होंगे, वहां पे मुझे फॉलो कर लो, स्पेशली ट्विटर, क्योंकि वहां पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव होता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।